स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। जैसा कि मैंने आप लोग को अगली वीडियो में फ्रांस की क्रांति और जीएस घुरिये का 2 वीडियो मैंने आप लोग को दिया था। फिर आज समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे नहीं, जीएस घुरिये का तो मैं आप लोग को एक अच्छा सा वीडियो दूंगी ही। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जितने भी हमारे समाजशास्त्री हैं उन पर मैं आप लोग को वीडियो दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा मकसद यही है, पता नहीं, मेरा मकसद तो यही है कि मैं जो भी हमारे यूनिट्स टॉपिक्स हैं मैं उन सबों को क्लियर कर लूँ आप लोगों से और आप लोगों को समझा सकूँ। बाद में इसको डिफ़ाइन भी किया जाएगा। तब तक के लिए हम प्रबोधन काल को देखते हैं। प्रबोधन काल जो द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट जो हमारा पहला कोर्स है उसमें फर्स्ट यूनिट जो थी इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें ये प्रबोधन काल भी है। आप लोग मेरी आगे की वीडियो देख सकते हैं। तो प्रबोधन काल का उद्भव कैसे हुआ था मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो हम समझें कि प्रबोधन से तात्पर्य क्या है। प्रबोधन का तात्पर्य ये है कि एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात प्रकाश का आगमन। काल में हम अज्ञानता और अहिसूरता का लेंगे, जैसे अंधविश्वास का तथा अतीत के प्रति दास्यता के बोध का। वस्तुतः प्रबोधन के मानदंड का पुनर्जागरण भी अंधकार के युग की परिधि में आ जाता है। ठीक है, तो अब इसकी उद्भव की पृष्ठभूमि क्या थी इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया भी है कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उद्भव की पृष्ठभूमि को बताया है, ठीक है। और इसके ये दो पहलू हैं, दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला शक्तिशाली राजतंत्र और ये दूसरा महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग, ठीक है। तो प्रबोधन मध्यम वर्गीय विचारधारा जो इसकी जो प्रबोधन है वो मध्यम वर्गीय विचारधारा थी, ठीक है। और इसका मेन स्टेप था राजतंत्र। तो राजतंत्र को पाने के लिए जैसे अभी भी क्या हो रहा है कि सत्ता जो है उसको सत्ता को पाने के लिए लोग आपस में गठबंधन कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे ही प्रबोधन काल में तीन वर्ग थे, जिसमें कुलीन वर्ग था, चर्च था और मध्यम वर्गीय था, ठीक है। तो मध्यम वर्गीय था। फिर क्या हुआ कि कुलीन वर्ग और मध्यम वर्गीय के बीच राजतंत्र के लिए मतलब बहस और ये सब शुरू हो गया। तो इसके लिए कुलीन वर्ग जो थे वो चर्च वर्ग से जाके गठबंधन किए, जिससे मध्यम वर्गीय मतलब इन सबों के बीच में राजतंत्र को पाने के लिए इन लोग के बीच में वैचारिकी चुनौती हुई और उसके बाद से प्रबोधन आया, ठीक है। और प्रबोधन काल में ही एक स्टेप की तरह पे समझ सकते हैं कि प्रबोधन काल में ही रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस का गठन हुआ था। रॉयल सोसाइटी आप पढ़ सकते हैं उसको, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस का गठन हुआ था। इसी काल में विज्ञान और तकनीकी में देखिए प्रबोधन के समय में जो विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ था उससे लोगों की सोच पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़े थे, ठीक है। लोगों के बीच मतलब लोगों को यह ज्ञात होने लगा कि प्रकृति पर कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं है। ज़्यादातर जैसे समाजशास्त्र में वो स्टेजेस है ना कि पहले लोग धार्मिक तौर पे सोचते थे, फिर तात्विक और उसके बाद से अब वैज्ञानिक तौर धीरे धीरे आ रहा है। अभी पूरी तरह से वैज्ञानिक हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक का महत्व अभी आ चुका है। तो लोग प्रबोधन काल से ही लोग यह सोचने लगे थे कि प्रकृति पर कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह स्वतः नियमों से परिचालित होता है। ये मानने लगे कि जैसे कोई भगवान नहीं है, ये मतलब ये स्वयं है। जब से ये विज्ञान आया, विज्ञान और तकनीकी आया, लोगों में विकास हुआ, लोगों के सोच पर इफेक्ट पड़ा, और तब उन्होंने यह मांग उठाई कि यदि प्रकृति के संचालन में ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं है तो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक संस्थाओं के संचालन में सरकार, कुलीन वर्ग, चर्च के हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्था, ये तीन जो है ये उच्च वर्ग मतलब ये पद कह सकते हैं हम लोग इसको, पद था। और इसको पाने के लिए कुलीन वर्ग थे, चर्च थे, कुलीन वर्ग और चर्च के हस्तक्षेप थे। फिर
इन लोगों के बीच में वो क्यों आया कि प्रकृति के संचालन में यदि कोई हस्तक्षेप नहीं है तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं में सरकार और कुलीन वर्ग और चर्च के हस्तक्षेप क्यों होंगे। ठीक है, तो फिर पुनर्जागरण का प्रबोधन के बीच अंतर संबंध। पुनर्जागरण तथा प्रबोधन के बीच जो अंतर संबंध है उसको मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं बस आप लोग को समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये सारे हेडिंग्स जो है ना, ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके विषय में मैंने लिखा नहीं है, बट आप लोग को समझाने की कोशिश मैं करूंगी। जिसमें प्रबोधन का उद्भव एवं विस्तार है, राजनीतिक दर्शन है, आर्थिक दर्शन। आर्थिक दर्शन में एडम स्मिथ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इस चीज़ को बताया था। मतलब आर्थिक दर्शन पे इन्होंने एक अपनी उदाहरण, एक टिप्पणी रखा है, उसको मैं आप लोग को बता दूंगी। फिर सामाजिक दर्शन क्या है और प्रबोधन का उपयोग क्या है। ठीक है, प्रबोधन के उपयोग के विषय में हम लोग बात करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट भी है हमारा। तो अभी फ़िलहाल हम पुनर्जागरण को देखते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण तथा प्रबोधन, इन दोनों के बीच में अंतर संबंध क्या है। तो हम देख सकते हैं कि पुनर्जागरण जो है ना, पुनर्जागरण, ठीक है, एक तरह से अगर देखा जाए तो पुनर्जागरण से प्रबोधन तक यूरोप के वैचारिक विकास की क्रमिक रूप से प्रक्रिया चलती रही थी। ठीक है, लेकिन अगर पुनर्जागरण विकास की पहली सीढ़ी है, पुनर्जागरण को विकास की अगर पहली सीढ़ी माना जाता है, तो प्रबोधन उसका अगला चरण माना जाएगा। यदि पुनर्जागरण जो है वो विकास की, ठीक है, ये विकास हो गया अपना, विकास की यदि पहली सीढ़ी है, ठीक, तो ये प्रबोधन उसका अगला चरण है। ठीक, उसके बाद वही प्रबंधन यहाँ पे ये उभरता हुआ, जैसे इसी में ना उभरता हुआ मध्यम वर्ग, तर्कवाद एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्तिवादी चेतना आदि पुनर्जागरण में ही शुरू हुई थी। पुनर्जागरण के दो महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं। मैं समझा रही हूँ आपको कि पुनर्जागरण ने अतीत से प्राप्त ज्ञान, पुनर्जागरण जो है वो अतीत से प्राप्त ज्ञान, जैसे क्लासिकल साहित्य से प्राप्त ज्ञान, जो यूरोप में पुरानी साहित्य थे उनके, मतलब पुरानी हमारी जो भी कल्चर्स थे उन सबों के साहित्य से प्राप्त ज्ञान को ये विशेष महत्व देता था। पुनर्जागरण जो है वो क्लासिकल साहित्य से प्राप्त ज्ञान को अत्यधिक महत्व देता था, जबकि प्रबोधन जो है उसको अस्वीकार करते हुए इस बात पर बल देता था कि तर्क के द्वारा समर्थित ज्ञान ही ग्रहण करने के योग्य है। ठीक है, एक बार और बोलूँगी आप लोगों को कि प्रबोधन का यह मानना था, मतलब प्रबोधन यह समझता था कि पुनर्जागरण जो है वो क्लासिकल साहित्य से प्राप्त ज्ञान को विशेष महत्व देता था, वही प्रबोधन उसको अस्वीकार करते हुए तर्क के द्वारा समर्थित ज्ञान पर बल दिया करता था। ठीक है, दूसरा इनका है कि पुनर्जागरण का जो बल था वो सैद्धांतिक ज्ञान पर था, परंतु प्रबोधन में यह बताया गया कि वास्तविक जीवन में उपयोग जिस ज्ञान का है वही महत्वपूर्ण है। पुनर्जागरण बल सैद्धांतिक ज्ञान पर, मतलब पुनर्जागरण का जो बल था वो सैद्धांतिक ज्ञान पर था, और ये वर्तमान में और वास्तविक जीवन में जो ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है उसके विषय में बताते हैं। तो मैंने जैसा अभी प्रबोधन का तात्पर्य आप लोग को बताया था, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं कि प्रबोधन से तात्पर्य एक लंबे समय काल के अंधकार के पश्चात प्रकाश का आगमन। यह अंधकार था ज्ञानता का, असहिष्णुता का, अंधविश्वास का तथा अतीत के प्रति दासता के बोध का। वस्तुतः प्रबोधन के मानदंड पर पुनर्जागरण भी अंधकार के युग की परिधि में आ जाता है। और अभी जो मैंने अभी बोला है मैंने कि यहाँ पे पुनर्जागरण और प्रबोधन, इन दोनों के बीच आप इसे अंतर भी कह सकते हैं और इसी के तहत आप इनका संबंध भी बना सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था राजनीतिक दर्शन, नहीं, प्रबोधन का उद्भव एवं विस्तार क्या था, इसे हम देखते हैं। प्रबोधन का उद्भव एवं विस्तार था कि यहाँ पे मैं, हाँ सॉरी, ये है, तो ये प्रबोधन का उद्भव एवं विस्तार, इस पर मैं आप लोग को बता रही हूँ
इसमें प्रबोधन का उद्भव कहाँ और कैसे हुआ, इस विषय पर गहरा मतभेद है, परंतु एक सामान्य धारणा यह है कि प्रबोधन का उद्भव और विस्तार तब से माना जाना चाहिए जब एक फ्रांसीसी चिंतक वाल्टेयर ने ब्रिटेन की यात्रा की। फिर वह असमान संबंधों पर आधारित फ्रांसीसी समाज की तुलना ब्रिटिश साम्राज्य से 18वीं सदी में की। यूरोप में प्रबोधन एक बौद्धिक क्रांति के रूप में चलता रहा। वैसे तो इसका प्रभाव यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में भी देखा गया, परंतु इससे सबसे अधिक प्रभाव पश्चिमी यूरोप में देखा जा सकता है। ठीक है, यह लगभग संपूर्ण 18वीं सदी तक चलता रहा। 18वीं सदी के अंत में इसे फ्रांसीसी क्रांति तथा 19वीं सदी में जर्मन राष्ट्रवादियों में चुनौती मिली थी। ये था इसका उद्भव। ठीक, अब इसके राजनीतिक दर्शन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। राजनीतिक दर्शन, पहले मैं दर्शन बता देती हूँ, दर्शन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबोधन एक मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता था। ठीक है, जो हमारा प्रबोधन है वो मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता था। अतः जाहिर है कि प्रबोधन के द्वारा जो राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक मांगे उठाई जाएंगी वो मध्यम वर्ग के हितों के अनुकूल ही होंगी। ठीक, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता था। प्रबोधन जो मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता था, और जो भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मांगे उठाई जाती थी वो मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। ये दर्शन था हमारा। फिर राजनीतिक दर्शन इनका हुआ कि प्रबोधन की राजनीतिक विचारधारा निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा के विपरीत थी। इसने निरंकुश राजतंत्र के विकल्प में संवैधानिक राजतंत्र अथवा सीमित राजतंत्र का मॉडल रखा। एक ब्रिटिश चिंतक जॉन लॉक ने सीमित राजतंत्र की अवधारणा रखी। फिर फ्रांसीसी चिंतक गॉल्टियर, मॉन्टेस्क्यू, दीदरो आदि ने राजतंत्रवादी निरंकुशता पर गहरी चोट की। इन चिंतकों के द्वारा सरकार में निम्नलिखित विलक्षणों पर बल दिया गया था। ठीक है, इन्होंने जैसा राजनीतिक दर्शन में क्या हुआ कि निरंकुश राजतंत्र के विकल्प में संवैधानिक राजतंत्र अथवा सीमित राजतंत्र का मॉडल रखा गया, और इसके विषय पर निम्न टिप्पणियां भी दी गई। जैसे हाँ, ये आप लोग लिख भी सकते हैं, इसको मैं रख देती हूँ। जैसे कि कार्यपालिका को एक निर्वाचित विधानमंडल के सहयोग से निर्णय लेना चाहिए। ये सब प्रबोधन काल में ही हुआ था, यद्यपि यह विधानमंडल सीमित मताधिकार के आधार पर गठित हो। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू जो राइटर है, उनको एक विचारक के रूप में एक कदम और भी आगे बढ़ जाता है। उनके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से पृथक होना चाहिए। इस प्रकार उसने शक्ति पृथक्करण की अवधारणा रखी। आगे इसका प्रभाव अमेरिकी संविधान पर देखा गया। ये था। अब इसमें जो हमारी हेडिंग है, ये आर्थिक दर्शन आपका, मैं अभी आर्थिक दर्शन, इसमें एडम स्मिथ को मैं आप लोग को बताऊंगी, तो ये देख लिया जाए। ठीक है, आर्थिक दर्शन क्या था कि इसके क्षेत्र में, आर्थिक दर्शन के क्षेत्र में वाणिज्यवाद पर गहरी चोट लगी थी। ठीक है, फ्रांसीसी प्रकृति तंत्रवादी के नाम से जाना जाता था। आर्थिक दर्शन में फ्रांसीसी फ्रांसीसी प्रकृति तंत्रवादी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एडम स्मिथ का उद्भव हुआ। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश आर्थिक चिंतक एडम स्मिथ का आर्थिक दर्शन में ही उद्भव हुआ। उसने सन 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशंस नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया। ठीक है, इस पुस्तक में वाणिज्यवादी नीति को अस्वीकार किया गया। एडम स्मिथ वाणिज्यवादी की इस आर्थिक सिद्धांत से सहमत नहीं थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ देशों का लाभ मिलता है जबकि कुछ अन्य देशों को घाटा उठाना पड़ता है। एडम स्मिथ मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ देशों को लाभ मिलता है जबकि कुछ अन्य देशों को वहीं घाटा उठाना पड़ता है। उसके विचार में अगर ऐसा होगा तो जो देश घाटे उठाएंगे वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर आ जाएंगे। स्मिथ का मानना था। ठीक है, अब एडम स्मिथ ही हम बोले तो थे इसमें कि ये जो है आपका आर्थिक दर्शन, इसमें सिर्फ एडम स्मिथ ने सब अपना सारा वो प्रवर्धन दिया है और इन्हीं के विषय में बताया गया है।
तो एडम स्मिथ ने बाजार को सबसे विवेकशील मानते थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार प्रकृति के नियम सुनिश्चित हैं, ठीक है, उसी प्रकार बाजार के भी नियम सुनिश्चित है। उनका मानना था कि जिस प्रकार प्रकृति का जो नियम है वो सुनिश्चित है, उसी प्रकार बाजार के नियम भी सुनिश्चित है, मांग एवं पूर्ति के नियम भी सुनिश्चित है। उनके अनुसार उत्पादन अपनी मांग स्वयं सृजन करता है। उत्पादन में वृद्धि का अर्थ है अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलना। इन श्रमिकों को जब मजदूरी मिलेगी उनमें क्रय शक्ति आएगी तथा मैं लिखी हूँ इस चीज़ को मैं आप लोग को दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। गठबंधन कुलीन वैचारिकी, इस चीज़ को मैंने लिखा था। हाँ देखिए, एडम स्मिथ जो है वो बाजार को एक विवेकशील मानते थे, ठीक है। जिस प्रकार उनका मानना था कि जिस प्रकार प्रकृति के नियम सुनिश्चित है उसी प्रकार बाजार के भी, और वे नियम मांग एवं पूर्ति के नियम है। उसके अनुसार उत्पादन अपनी मांग स्वयं सृजन करता है और उत्पादन में वृद्धि का अर्थ है अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलना, ठीक है। इन श्रमिकों को जब मजदूरी मिलेगी उनमें क्रय शक्ति आएगी तथा इसके परिणाम स्वरूप मांग बढ़ेगी। इस प्रकार पूर्ति के समानांतर मांग में वृद्धि होगी और दोनों के बीच संयुक्त संतुलन आएगा। उसी प्रकार उत्पादक श्रमिक और उपभोक्ता के बीच भी प्राकृतिक ढंग से संतुलन कायम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उत्पादक वस्तु का मूल्य अधिक निर्धारित करेंगे तो उपभोक्ता उसे नहीं खरीदेंगे। सही बात है, जब उसका मूल्य अत्यधिक होता है तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे। उसी प्रकार अगर श्रमिक अधिक मजदूरी की मांग करे तो उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक। उसी प्रकार उपभोक्ता भी वस्तु का एक खास मूल्य नहीं देना चाहेंगे तो फिर उन्हें वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी। इस प्रकार एडम स्मिथ के अनुसार तार्किक रूप में विभिन्न हितधारकों के बीच संतुलन बना रहेगा। आगे कार्ल मार्क्स के द्वारा इस मत को चुनौती मिलेगी जिसके अनुसार एडम स्मिथ मुक्त अर्थव्यवस्था कहता है, वह मुक्त नहीं है। हाँ, ये जो एडम स्मिथ है वो प्रबोधन काल में अर्थव्यवस्था को मुक्त कहते हैं, परंतु कार्ल मार्क्स उसे मुक्त नहीं मानते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रबोधन की विरासत क्या क्या थी, ठीक है। नहीं, प्रबोधन का विरासत हम पढ़ते हैं। तो प्रबोधन की विरासत में मानववाद था, जैसे मानव के सुख के लिए जो भी कार्य होते थे वो मानववाद के तहत आ जाते थे, ठीक है। मानव के सुख के लिए ये, और व्यक्तिवाद व्यक्ति के सुख के लिए, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया था, मानववाद और व्यक्तिवाद। क्योंकि मानववाद मानव के सुख के लिए और व्यक्तिवाद मतलब पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के सुख के लिए है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया था। फिर मानव अधिकार की संकल्पना, क्या क्या मानव के अधिकार होते हैं, इनका संकल्पना किया गया। और प्रबोधन काल में सोसाइटी की अवधारणा की गई थी। क्लब कॉफ़ी हाउस में बहस एवं विचारों का आदान प्रदान किया गया था। मुक्त अर्थव्यवस्था के माध्यम से पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला था। प्रबोधन का स्वरूप था, प्रबोधन को अलग अलग नामों से भी जाना जाता था, आप लोग इसे लिख सकते हैं। इटली में इसे इलोशिमा नाम से, और ब्रिटेन में इसे न्यूरियस, जर्मनी में अफलाकरंगा इत्यादि इन सबों के विषय में जाना जाता था। उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि मैंने बताया ही था। और उसके बाद धार्मिक सत्ता एवं सामंत वर्ग के पतन के पश्चात राजतंत्र ने अपने को निरंकुश सत्ता के रूप में स्थापित करना चाहा, परंतु मध्य वर्ग ने शक्ति में भागीदारी की मांग उठा दी। अब एक नया शक्ति समीकरण बना। अब राजतंत्र ने कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के बीच अंतर संबंध को स्थापित किया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मिनट, इसका नहीं मिलेगा, ये तो एडम स्मिथ का है जो मैंने अभी आप लोग को बताया। हाँ, प्रबोधन का योगदान क्या था उसके विषय में हम लोग जानते हैं। प्रबोधन के आगमन के साथ साथ यूरोप में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ जो जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसने निरंकुश राजतंत्र की जगह प्रबुद्ध राजतंत्र की अवधारणा रखी थी। प्रबोधन में
निरंकुश राजतंत्र की जगह प्रबुद्ध राजतंत्र की अवधारणा रखी गई थी। दूसरा है प्रशासनिक क्षेत्र में इसने सुधारों पर बल दिया। एग्जाम्पल के लिए हम रख सकते हैं कि प्रतिध्यात्मक सरकार की अवधारणा पर बल, विधि व्यवस्था को अधिक मानवीय बनाना, कैदियों के साथ नरम व्यवहार आदि। सामाजिक क्षेत्र में दास व्यवस्था की उन्मूलन पर बल दिया जाने लगा। विज्ञान और तकनीकी पर बल देकर उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। और पांचवा है हमारा विज्ञान की प्रगति के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में वे प्रगति देखी गई तथा चेचक जैसी बीमारी पर नियंत्रण लगा दिया गया। प्रबोधन ने उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं की ओर लोगों के आकर्षण को बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रबोधन के साथ यूरोप आधुनिक युग में प्रवेश किया तथा आगे का परिवर्तन संभव हुआ। तो हम यहाँ पे मेन हमारे पॉइंट्स क्या हैं, जो भी इतना ही है हमारा प्रबोधन काल। इसको भी मैंने बहुत मतलब 2-3 बुक्स मेरे को देखना पड़ा है इसको लिखने के लिए, इतने ही नोट्स को बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने इस चीज़ को बताया। पता नहीं मैं क्लियर एक्सप्लेन कर पाई हूँ इस चीज़ को, नहीं, बट मैंने पूरी कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की, और आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें मेन हिंट्स और पॉइंट्स क्या हैं इसके विषय में हम देख लेते हैं कि प्रबोधन काल में उद्भव की पृष्ठभूमि जो थी उसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें पहला था शक्तिशाली राजतंत्र और दूसरा था महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग। ठीक है। और फिर प्रबोधन मध्यम वर्गीय विचारधारा थी। इसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे आप लिख सकते हैं कि प्रबोधन जो थी वो मध्यम वर्गीय विचारधारा थी। प्रबोधन काल में राजतंत्र था जिसे पाने के लिए कुलीन वर्ग थे, चर्च थे और मध्यम वर्ग थे। ठीक है। तो कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच राजतंत्र को पाने के लिए वो क्या कहते हैं, लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसमें लड़ाइयाँ नहीं, इसको कुछ अलग ही नाम देते हैं। खैर हम अभी समझने के लिए हम यही कहेंगे कि राजतंत्र को पाने के लिए कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच चल रहा था, जिसमें चर्च नाम का जो वर्ग था उसने कुलीन वर्ग ने चर्च नामक वर्ग से गठबंधन कर लिया और इसका जो वर्ग है वो बड़ा हो गया। तो मतलब यही हुआ कि वैचारिक की चुनौती आई और उसके बाद से प्रबोधन काल स्टार्ट हो गया। प्रबोधन काल में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस का गठन हुआ था। आप इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन प्रबोधन काल में ही हुआ था। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस भी प्रबोधन काल में ही इन सबों का गठन हुआ था। इसी काल में ही विज्ञान और तकनीकी के विकास में लोगों की सोच पर प्रभाव पड़ा। इसमें यह ज्ञात हुआ कि प्रकृति पर कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह स्वतः नियमों से परिचालित होता है। अतः इन्होंने यह मांग उठाई कि यदि प्रकृति के संचालन में ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं है तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाओं और कुलीन वर्ग चर्च के हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है। ठीक। फिर हम देखते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाओं को साइड में हम रख रहे हैं। फिर सरकार, कुलीन और चर्च वर्ग को साइड में रख के प्रकृति के संचालन में हस्तक्षेप से उसे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक। फिर पुनर्जागरण ऊपर है ना, हाँ, ये देख लीजिए आप यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इसको सॉरी मैं आप लोगों को दिखाई नहीं हूँ, तो ये चीज़ है। फिर फिर हम देखते हैं कि प्रबोधन का पुनर्जागरण तथा प्रबोधन के बीच अंतर संबंध को, और अंतर संबंध मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आगे। ठीक। और आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। फिर प्रबोधन का उद्भव एवं विस्तार को हम लोगों ने पढ़ा। फिर राजनीतिक दर्शन क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है उसके विषय में हमने पढ़ा। फिर आर्थिक दर्शन में एडम स्मिथ को पढ़ा हमने। सामाजिक दर्शन और प्रबोधन का उपयोग क्या है इसके विषय में हम लोगों ने जाना। तो यही थी हमारी। ठीक। इसमें आप लोग लिख सकते हैं। और प्रबोधन की विरासत को हमने पढ़ा था, और उसके स्वरूप क्या क्या थे, और मतलब इसको प्रबोधन को अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में जाना जाता है, उसको भी मैंने लिखवाया 2-3 देशों का नाम आप लोग को, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ कोशिश कीजिए मेरे इस वीडियो को सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए। और जो भी अगर मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ क्लियर, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को समझाने के लिए। आई होप कि अभी तो स्टार्टिंग है, आगे चल के मैं कुछ अच्छे से आप लोग को समझा सकूँ, अच्छा कर सकूँ। और
बस इतना ही कहेंगे इतना ही कहूँगी मैं आप लोगों से, ठीक है। और इसके आगे जो हमारे हैं, जिसमें जीएस घुरिये को, मैं अभी टाइम मिलता है मुझे, और तो फिर मैं जीएस घुरिये को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आप लोग को। लेकिन अभी हमारा इसमें प्रबोधन काल हो गया। कल मैंने फ्रांस की क्रांति दे दी थी, और आज शाम तक मैं आप लोग को औद्योगिक क्रांति दे दूँगी। आज यूनिट कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे, ये मैं औद्योगिक क्रांति दे दूँगी। तो जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ना, वो प्रबोधन काल, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये जो तीन है ना, इन तीनों में से ही क्वेश्चन कोई ना कोई एक आप लोग को टिप्पणी के तौर पे पूछ देगा। 200 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड, 1000 नहीं पूछेगा, 200 या 500 तक में पूछ ही देगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बहुत क्लियर इसमें दिखा भी दे रही हूँ। आप लोग अगर चाहे तो नोट्स बना भी सकते हैं, और अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक सुन के और समझ के क्लियर नहीं होने वाला है। क्योंकि कॉपी खोल लो, उसको पढ़ते रहो, लेकिन अगर हाथ में पेन जब तक नहीं है और उस पर हम टिक नहीं करते हैं, हमें वो चीज़ समझ नहीं आता है। एक्चुअली मेरे साथ होता है, पता नहीं लोग और भी लोग को आप लोग का समझने का तरीका अलग होगा। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं उसी को आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो ये प्रबोधन काल भी हमारा आज ख़त्म हो गया। फ्रांस की क्रांति मैंने कल ख़त्म किया ही था, और आज शाम तक मैं आप लोग को औद्योगिक क्रांति और समाजशास्त्र का उद्भव, ठीक है, ये दे दूँगी, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट द फाउंडेशन का ख़त्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पर्सपेक्टिव के सेकेंड, जो हम जीएस इंडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो पढ़ रहे थे, उसमें मैं आप लोग को एन के बॉस को दे दूँगी, ठीक है। और जीएस घुरिये को तो मैंने दिया ही था, एन के बॉस को मैं आप लोग को दे दूँगी, और आप लोग इनको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। प्रबोधन तैयार कर लीजिए, फ्रांस की क्रांति तैयार कर लीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको। नहीं, हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, इतना ही कहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इसे आल स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए, जिसमें मेरी भी हेल्प हो सके और आप लोग की भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।